हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, और जो डीओई से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कहने का ये जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो सीबीएसई की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वो बच्चे तो ज़रूर देखें जिनके टर्म फर्स्ट के अब एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो एमसीक्यू रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस पेपर को जब आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, टोटल जो है 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा, 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 60 क्वेश्चन टोटल आएंगे, आपको 50 करने हैं, ठीक है। तो 24 जो सेक्शन ए है उसमें आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं खाली, सेक्शन बी में 24 है उसमें से 20 अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी में 12 है जिसमें से आपको 10 करने हैं। तो 50 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का रहेगा, तो आपको 40 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप 50 क्वेश्चन पूरे करते हैं। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते तो उसकी आपको सज़ा नहीं मिलेगी, नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब मैं बता दूं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने 40 क्वेश्चन करे तो 0.8 के हिसाब से उसके 32 नंबर आते हैं। 10 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए तो इसके जो है 8 नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो ये 8 नंबर उसके यहाँ से घट जाते, ठीक है, तो उसके कम हो जाते। अगर जितनी वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ तो पूरा 0.8 ले लिया, हो सकता है गलत करने के 0.1 होते, जब वो है ही नहीं तो बताने का फ़ायदा नहीं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 40 जो है क्वेश्चन करे हैं तो उसको 40 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे अगर वो सही हैं। तो किसी बच्चे ने पूरे 50 करे और 50 के 50 सही है तो उसको मल्टीप्लाई करके उतने ही नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन अब देखो, तो अब मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, वीडियो लंबी भी हो सकती है काफ़ी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो देखिए, जो कंजम्पशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। पिता का पुत्र को पढ़ाना, स्कॉलरशिप, पार्टी में शामिल होना, अटेंडिंग पार्टी, स्कॉलरशिप, फादर टीचिंग टू स्टूडेंट सन, ठीक है, स्टूडेंट नहीं सन, ठीक है। तो कंजम्पशन, तो इसका आंसर जो है वो कंजम्पशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। पहला 1 मार्क्स दे देना, कॉपी पेन लेकर रखना और देखना कितने आंसर आपके सही निकलते हैं। देखिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इनमें से ना कौन सा जो है ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोज नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो देखिए, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना वो लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से अराइज होती है। तो ये तो इसके कारण है। तो कौन सा नहीं हुआ? सीमित मानव शक्तियाँ इसका कारण नहीं हुआ। लिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड क्या होती है बच्चों? वो तो अनलिमिटेड होती है। हमारी जो इच्छाएं हैं क्या वो लिमिटेड है? हम तो बहुत सारी चीज़ चाहेंगे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कोई एंड ही नहीं है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है का कारण नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है, डैश कहलाता है। ये कह रहा है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अनदर पर्सन एंड गेट्स पेड एज सैलरी फॉर इट इज़ कॉल्ड डैश। देखिए, अगर कोई पर्सन दूसरे के यहाँ पे काम कर रहा है, उसको बदले में सैलरी मिले, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस होल्डर है। तो ये तो बहुत ईजी है। वो तो किसी के आगे काम कर रहा है तो वो सर्विस होल्डर हुआ। अगर वो गुड्स खरीदता, ठीक है, सर्विस लेता तो कंज्यूमर होता। कोई चीज़ का प्रोडक्शन करता, प्रोड्यूसर होता। किसी को जॉब देता तो सर्विस प्रोवाइडर होता। तो ये बहुत ईजी है ना, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे पूरी उम्मीद सबका ठीक होगा। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वचन के रूप में निम्नलिखित में से
कौन सी सांख्यिकी नहीं है? इन सिंगुलर सेंसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैटिस्टिक्स? इन सिंगुलर सेंस कह रहा है अगर हम एक वचन के रूप में बात करें तो कौन सी चीज़ इसमें से सांख्यिकी नहीं है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला मैं पढ़ देता हूँ, आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, चौथा सिस्टमेटिकली कलेक्टेड न्यूमेरिकल डाटा। क्वेश्चन है एक वचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी नहीं है? एक वचन के रूप में देखो दो वचन होते हैं, एक सिंगुलर होता है, ठीक है, और एक होता है प्लूरल। तो आपको दोनों याद रखने हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक वचन की जब बात करता है तो एक पूरा प्रोसेस होता है, क्या होता है? प्रोसेस। तो उसमें कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, ये तीनों आते हैं, ठीक है। और ये सिस्टमेटिक कलेक्टेड न्यूमेरिकल डाटा जो है वो इसमें नहीं आता, ठीक है। तो इससे आइडिया लीजिए, इसके आसपास की चीज़ों को करिए। तो इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और निम्नलिखित में से सही विकल्प को आपको चयन करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला यहाँ पे कथन दे रखा, स्टेटमेंट 1 दे रखी, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है। ये कह रहा है जो इकोनॉमिक, अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, ये कह रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो साफ पता लग रहा है, ठीक है, कि बिल्कुल गलत है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए ना बच्चों स्टेटमेंट वाले, तो देखा करो कि ट्रू है फॉल्स, सबसे पहले चेक किया करो। सांख्यिकी के द्वारा जटिल तथ्यों को सरल बनाया जाता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये सिंप्लीफाइड कर देती है, ठीक है। जो फैक्ट्स होते हैं उन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें बहुत सिंपल कर देती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला गलत, दूसरा सही। तो किस में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर डी आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज आर कॉल्ड। ये कह रहा आंकड़े जो मूल स्रोत से पहली बार संग्रहित किए जाते हैं डैश कहलाते हैं। द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज आर कॉल्ड। देखो जो ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं ना, तो उनको हम बच्चों बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े, यानी कि प्राइमरी डाटा। और जो पहले से ही कलेक्टेड होते हैं उनको जब हम इकट्ठे करते हैं वो होता है सेकेंडरी डाटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो क्या समझ में आ गया ना कि ए आंसर है। 7 पर आ जाओ। ये कह रहा है जन अन्वेषण के अंतर्गत जनसंख्या अनंत हो तब हमें डैश का प्रयोग करना चाहिए। व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट देन वी शुड यूज़। ये कह रहा है अगर पॉपुलेशन बहुत सारी है तो आप कौन से मेथड को यूज़ करोगे? सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। संगणना विधि, प्रतिचयन विधि, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जब अनलिमिटेड होती है ना तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट मानी जाती है ना वो मानी जाती है सैम्पलिंग मेथड। कौन सी? सैम्पलिंग मेथड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, प्रतिचयन विधि हिंदी में कहते हैं। देखो सेंसस मेथड तो वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे ना पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन अब हर 10 साल बाद करनी पड़ेगी, ठीक है, वो तो पूरा रिसोर्स पता लगाने के लिए, रिक्वायरमेंट पता लगाने के लिए वो की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि इनफाइनाइट है, जनरली बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है। और सैम्पलिंग मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जो जिस पॉपुलेशन का हम सैंपल ले रहे हैं ना वो उसका करेक्टर एक जैसा हो, ठीक है। जैसे अगर चावल है तो चावल का में हमें सारे खा के थोड़ी देखेंगे, हम थोड़े से चावल लेंगे उसे पता लगाएंगे कि पूरा चावल का बोरा बढ़िया है, तो वो सैम्पलिंग मेथड होता है, ठीक है। और सेंसस मेथड में हम एक एक आइटम की स्टडी करते हैं, एक एक मद की जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ जाओ। तो इसका समझ में आ गया आंसर, 7वें का है बी। फिर 8th पर आ जाइए। 8th में क्या आ रहा है? राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे, NSS, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा को जो है पब्लिश करता है, कौन से आंकड़े पब्लिश करता है? तो टोटल पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना नेशनल सैंपल सर्वे बात कर रहा है, तो ये एम्प्लॉयमेंट की डाटा को जो है क्या करता है, प्रकाशित करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए 9th क्वेश्चन में। ये कह रहा है मिड वैल्यू बताइए, आपसे मिड वैल्यू पूछ रहा है इसकी, हिंदी में इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है। देखो कभी कभी मध्य बिंदु की जगह पूछ लेता है कि इसका जो है ना मिड वैल्यू, मध्य बिंदु की जगह क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में वर्ग चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 का आधा कितना होता है आपका 17.5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 10th है। ये कह रहा है बारंबारता वितरण में सांख्यिकीय गणना आधारित होती है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है ना, वो होती है ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास पर। ठीक है, मिड पॉइंट पता ना, मैंने अभी आपको बताया था, इसे क्लास मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के बेस पर जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की जाती है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विविध चर है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, विविध चर पूछ रहा है आपसे। तो कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की आय, कर्मचारियों का वजन, कर्मचारियों की ऊंचाई। देखिए डिस्क्रीट मतलब है एक ना एग्जैक्ट वैल्यू होना। जैसे अगर आपकी फर्म में एम्प्लॉयज़ है तो आप बोल सकते हो कि 3.5 एम्प्लॉयज़ पढ़ते हैं, लेकिन किसी की हाइट 3.5 इंच, 3.5 फुट। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा तो हो सकती है, नहीं हो सकती, हाँ है ना, वेट भी हो सकता है 55.5, इनकम भी हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रीट वेरिएबल पूछा था, तो इसका आंसर क्या है ए। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक समस्या डैश के कारण उत्पन्न होती है। जो अभी हमने पढ़ लिया इसके बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, आपको इसमें से कोई बताना है। तो इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आंसर सीधा अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सी आंसर है इसका। आप 13 देखिए, 13 में आपको मैचिंग करनी है, बताना है कि इनमें से जो है ना कौन सा जो है बिल्कुल करेक्ट मैच हुआ है। ठीक है, तो सरल दंड आरेख लिखा है, द्विमीय आरेख, 2 डायमेंशन डायग्राम ये नहीं होता। टाइम सीरीज ग्राफ डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट ये भी गलत है। पाई डायग्राम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 360 ये भी गलत है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ओजाइव बिल्कुल सही है। संचय बार आवर्ती जो वक्र होता है ना वो ओजाइव। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लेस देन और मोर देन, पढ़ा है ना, से कम प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण। तो लास्ट वाला डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारा, आपसे पूछा गया है कि वही कथन 1 कथन 2 है। ये कह रहा इंग्लिश में भी देखिए आप। ठीक है, दोनों में नोट कीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े। तो बहुलक को ग्राफीय रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता, मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, बिल्कुल गलत। ठीक है, देखो मोड को हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, पहला बार ग्राफ बनाइए। तो जो सबसे ऊंचा वाला होगा ना, ये और ये मिला लीजिए, तो ये जो नीचे आएगा ना, तो यहाँ मोड आ जाएगा। ठीक है, ये रफ में बनाया ना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, तो मोड को दिखा सकते हैं, बिल्कुल गलत लिखा है। मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स। तो ये कह रहा है बहुलक चरम पदों के मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल ठीक। बहुलक तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लिया जाता है, जो एक्सट्रीम आइटम्स होते हैं उनसे वो इफेक्टिव नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आपका कितना आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। तो आपसे डायरेक्ट मेथड पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे मीन निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है ये, तो इसका आंसर जो है वो डी है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये अज्यूम मीन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड पूछा तो डी आंसर आ गया इसका, क्लियर हो गया। ये तो होता ही नहीं है कोई, और ये भी नहीं होता।
ठीक है, याद रखना, अगर शॉर्टकट पूछेगा तो ये शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट मेथड है। तो इस समय में से क्या पूछा, डायरेक्ट मेथड, तो इसका आंसर डी आ गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो दो प्रकार की इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो, दूसरी मैक्रो। माइक्रो के अंदर जो है ना, एक फर्म, एक कंज्यूमर, इसकी स्टडी करता है। मैक्रो के अंदर पूरी होल कंट्री की स्टडी होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई। ठीक है, तो आपको इससे पूछ रहा है कौन सा जो है वो माइक्रो का एग्जाम्पल है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। देश की कीमत स्तर में वृद्धि, ठीक है, इंग्लिश में भी देखना, राइज इन द प्राइस लेवल इन कंट्री। देखिए ये तो पूरी कंट्री की हो गई ना, तो ये तो मैक्रो हो गया। क्या हो गया, मैक्रो, MACRO। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या, भाई ये भी मैक्रो हो गई। नेशनल इनकम, ये भी मैक्रो हो गई। तो बचा कौन, टाटा स्टील की आय। ये एक कंपनी की, एक की बात कर रहे हैं ना, तो जब एक की बात करते हैं तो माइक्रो कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो में एक स्पेलिंग का फ़र्क है, याद रखना, माइक्रो और मैक्रो। यहाँ आई है या ए है, ठीक है। तो ये सारी मैक्रो की बोली गई थी, एग्जाम में आपसे माइक्रो की जगह मैक्रो पूछ लेगा। तो इस तरीके से याद रखो, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको उसका मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके, ठीक है, कितने जने हैं ये, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, इनको ऐड कीजिए, 70 आ गया। ठीक है, 5 से 5 डिवाइड कर देते हैं, 5 1 5, ठीक है, 5 4 20, तो 14 आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 14। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक कंसर्न विद व्हाट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू बी प्रोड्यूस। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है आपको पता होनी चाहिए, 3 होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे करना है, मतलब हमें लेबर का यूज़ करना है, श्रम का यूज़ करना है, ठीक है, या हमें कैपिटल का यूज़ करना है, तो हमें ये पूछा गया है। ठीक है, होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए करें, पुअर पीपल के लिए करें, रिच पीपल के लिए करें। तो यह प्राइस या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है इसका, किससे होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसका आंसर जो है इसने पूछा ना कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किससे रिलेटेड होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस से। तो इसका आंसर क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है 19, ये कह रहा है उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण में डैश द्वारा मापा जाता है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल अप्रोच बाय, जो कार्डिनल अप्रोच होती है ना, कार्डिनल अप्रोच, उसमें यूटिलिटी को कैसे मापा जाता है। अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जो यूटिल्स होती है, यूटिलिटी को उसी में मापा जाता है। ठीक है, 20 पर आ जाइए। 20 क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन है तो कौन सा फॉर्मूला एग्जिस्ट होगा। इन केस ऑफ टू गुड्स द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, तो आपको बताना कौन सा फॉर्मूला होता है जब टू गुड्स के हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, MUX बटे में PX इक्वल टू MUY बटे में PY। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, MUY आ जाएगा यहाँ पे और बटे में PY। ठीक है, ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी मांग बेरोजगार होगी। पता ना बच्चों, बेरोजगार किसे कहते हैं। बेरोजगार का मतलब होता है आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो, जो उसकी डिमांड है ना वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल। जो बेरोजगार होता है ना उसे इंग्लिश में इनलास्टिक कहते हैं। ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ये याद रखना। तो नमक ऐसी चीज़ है जितनी हमें ज़रूरत होती है ना खाने में, हम उतना ही नमक यूज़ करेंगे। नमक सस्ता भी हो जाएगा ना तो हम उसको भर भर के लेके नहीं आएंगे, हाँ है ना। इसलिए इसको हम बेरोजगार कहते हैं, इनलास्टिक कहते हैं। इनलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर प्राइस चेंज हो तो जिस वस्तु की हम बात करें उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। प्राइस बढ़ जाए घट जाए
लोग जितना खरीदें उतना ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट। बाकी मैंने पढ़े नहीं, आप पढ़ सकते हैं, वो कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। 22 पर आ जाइए। एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। वो ये कथन और कथन दो वाले, हिंदी में भी देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन तो। ठीक है, ये कह रहा था डिमांड फॉर गुड विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज मोर इलास्टिक। ये कह रहा है अगर कोई वस्तु है और उसके जैसी कोई पास में कोई और वस्तु है उसके जैसे मान लो आप चाय है और उसके साथ जैसे कौन सी चीज़ है? कॉफ़ी है। तो ये कह रहा है तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी हो जाती है, लोचशीलता होता है। भाई बिल्कुल सही। देखो अगर दो वस्तु होंगी, अगर एक पसंद है तो दूसरी खरीद लोगे, और अगर एक ही है और आपको वही खरीदनी है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना आपको खरीदनी पड़ेगी, चाहे प्राइस घट जाए या बढ़ जाए, है ना। तो वहाँ इनइलास्टिक हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्लोज चीज़ के साथ में है, जैसे चाय है और कॉफ़ी भी है, तो अगर चाय का रेट बढ़ता है तो हम कॉफ़ी की तरफ चले जा सकते हैं ना। तो देखो ये याद रख लेना कि अगर प्राइस बढ़ने या घटने से, ठीक है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है घटती है तो वो लोचदार है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हो ना, प्राइस नहीं है, प्राइस के अलावा भी और कोई चीज़ है, जैसे कंज्यूमर की इनकम है, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब समझ में आ गया, जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ कर ले जाते हैं, जैसे चाय और चीनी। अगर किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो उसको लोचदार बना देगा, उसको इलास्टिक बना देगा, क्योंकि एक कंज्यूमर को ऑप्शन आ गया ना, अगर वो नहीं मिली तो दूसरी खरीद लेगा। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसे वही लेना है, तो वहाँ बिलोच हो जाता है, क्या हो जाता है? इनइलास्टिक हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी है। ये कह रहा है डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स इज ऑफन मोर इलास्टिक। ये कह रहा है जो लग्जरीज होते हैं उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लग्जरीज गुड्स वो होते हैं जो एक तरह से आनंद के लिए, मज़े के लिए लिए जाते हैं या बहुत आराम के लिए लिए जाते हैं। जैसे आप कोई बड़ी कार ले रहे हो, ठीक है, और आप बहुत फैशनेबल क्लॉथ्स ले रहे हो, तो ये सब होते हैं जो आपको आनंद आराम देने के लिए होता है, जो ज़रूरत के लिए नहीं है। ठीक है, जो आपको आराम मज़े देने के लिए एक तरह से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहे हैं यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग 20% बदल जाती है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? ये कह रहे द डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंजेस बाय 20% ड्यू टू 20% चेंज इन द प्राइस, देन द प्राइस रिलेटेड टू डिमांड इज। देखो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एडी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज इन क्वांटिटी कितना है? 20। परसेंटेज इन प्राइस कितना है? 20। तो 20 कटा कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसका मतलब फॉर्मूले पर क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है बजट रेखा का ढलान होता है। ये कह रहा है स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज, जो बजट लाइन होती है ना, देखो ये बजट लाइन होती है। ठीक है, जब हम बजट लाइन बनाते हैं तो एक टाइम पर 2 ही गुड्स लेते हैं, तो बजट लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी? क्योंकि हम 2 इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। जैसे 100 रुपये लेके गए, तो 100 रुपये अगर हम सब इसी पे लगा देंगे तो ये पॉइंट मिलता है, 100 रुपये अगर इस पे लगा तो ये पॉइंट मिलता है। तो अगर हमें दोनों को खरीदना है तो एक चीज़ को कम लेना पड़ेगा दूसरी को बढ़ाने के लिए, हाँ या ना। मतलब 100 रुपये में अगर हमें, जैसे मान लो मैं केले लेने गया या मैं सेब लेने गया, ठीक है, तो अगर मैंने 100 रुपये में लेना है तो सारे केले लेता हूँ, तो मान लो मेरे आते हैं 12 केले। ठीक है, तो अगर मैं सेब लेना चाहता हूँ तो मुझे कुछ केले छोड़ने पड़ेंगे और मेरे को 2 सेब मिल जाते हैं, और मैंने और केले यहाँ पे छोड़े 6 कर दिए, तो मेरे को जो है वो 12 केले 12 सेब मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही तो हो रहा है कि अगर हम
एक चीज़ को छोड़ेंगे तो दूसरी चीज़ मिलेगी, क्योंकि हमारे पास पैसे उतने ही हैं। 100 रुपये, 100 रुपये में ये चीज़ ले सकते हैं, ये आ रही है, 100 रुपये में ये ले सकते हैं, 100 रुपये में ये ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बजट लाइन जो होती है ना, समझ में आ गया होगा क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने समझाया। तो ये पूछ रहे इसमें से कौन सा फॉर्मूला होता है बजट लाइन का। तो बजट लाइन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो प्राइस को लिया जाता है, तो पी एक्स बटे में पी वाई, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। बजट लाइन वो लाइन होती है जो दो जब गुड्स होते हैं उसके प्राइस को की रेशियो को बताती है, कि अगर हम एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को हम बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि रेट सबका अलग अलग होगा ना, इसलिए। अब देखिए 25 है, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। तो सेक्शन बी में आपसे बोला गया स्पेशल क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो स्थानीय वर्गीकरण की बात कर रहा है, मतलब जैसे मुंबई, दिल्ली, इस तरीके की तो बात कर रहा है। तो ये कह रहा है ये कौन सा होगा, देखिए स्थानीय के, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बी, ठीक है, प्लेस के बेस पर ही है, ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। समय वाला जो है क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। इस तरीके के आपको सारे पता होना चाहिए। उसके बाद है ये आपकी जो स्टैट्स की बुक है उसमें मिल जाएगा। अगर यदि परास 100 है, मतलब रेंज जो 100 है और क्लास इंटरवल 20 है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्लास। तो जो क्लासेस है ना उनके नंबर कितने होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ क्लासेस, और रेंज हमें दे रखा 100, इंटरवल दे रखा 20। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, रेंज ऊपर लिखनी है, क्लास इंटरवल नीचे लिखना है। तो इस तरीके से 5 बनेगी, कितनी बनेगी, 5। चेक कर लेते हैं, देखो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। और उससे ऊपर कौन है एक, क्योंकि इसने बोला ना रेंज जो है वो 100 है, तो उससे ऊपर क्या होगा, 0 से 20। अब देखो 100 में से 0 के कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं ना, रेंज 100 आ रही है ना। सबसे बड़े नंबर में सबसे छोटा घटाते हैं, और इससे मतलब 20 का इंटरवल है, 20-20 का इंटरवल है। तो अब आप बताएं कितने इंटरवल बने, 1 2 3 4 5। अगर हम बनाने लगेंगे कितना टाइम चला जाएगा। सिंपल तरीका है, रेंज दे रखा 100, इंटरवल दे रखा 20, डिवाइड करा, आंसर आ गया, ठीक है। 27 पर आ जाइए। ये कह रहा है कि द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये हमें क्लास मार्क दे रखे हैं, तो इससे बोला है फर्स्ट क्लास इंटरवल बताना है। देखिए ये आपको मैं इसी में समझाऊंगा। हमें क्लास मार्क दे रखा है 12। मैंने आपको कहा था ना कि जो मिड वैल्यू होती है उसे क्लास मार्क भी कहा जाता है, बताया था नहीं बताया था, शुरू में बता रहा था। तो देखिए इसका सिंपल तरीका भी याद रखना, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे बोला क्लास इंटरवल निकालना है पहले वाले का। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनका जो है ना कितना डिफरेंस है। तो 16 में से 12 चले गए, 4 आ गया। सबसे पहले देखना है कितना डिफरेंस है, याद रखोगे, रख लिया याद, 4 डिफरेंस हो गए। 16 में से 12 गए 4, 20 में से 16 गए 4, 24 में से 20 गए 4, कोई सा भी ले लो, 4 आ रहा है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपको हाफ कर देना है। तो पहले नंबर पे क्या है, डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, आधा कर देना है। यहाँ पे अगर 15 आएगा तो 15 का आधा 7.5, 16 आएगा तो 8, 25 आएगा तो 12.5। तो कुछ भी आ सकता है, वो आपको आधा कर देना। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड कर देना है। पहले सब्ट्रैक्ट फिर ऐड, कैसे, ये 12 लिखा है ना, तो पहला नंबर निकालना है, सब नंबर का अलग अलग निकाल दो। 12 का निकालना है तो 12 में से 2 घटाओ 10, और अब इसी में ऐड कर दो तो 12। तो पहले वाले का इंटरवल कितना बनेगा, 10 से, सॉरी 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 होता है, तो 10 से 14। तो पहले वाले का इंटरवल कितना बनेगा, 10 से 14 बनेगा। दूसरे वाले का क्या बनेगा, 2 घटाओ 2 जोड़ दो, 14 से 20 बनेगा, ठीक है। इसका कितना बनेगा, 14 से 18 बनेगा, सॉरी, ठीक है। समझ में आ गई। इसका कितना बनेगा, 2 घटा दो 2 जोड़ दो, 18 से यहाँ 22 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 24 का क्या बनेगा, 22 से 26 बन जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमारा सही है गलत है। हमारा कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, 10 से 14 आया था,
ठीक है, 10 से 14 आया था ना, तो अब चेक करो 10 से 14 आया तो दोनों को जोड़ के देखो, आधा करो, 24 का आधा 12, तो 12 ही तो आ रहा है। देखो जब आपको क्लास इंटरवल दिया होता है तो उससे आप क्लास वर्क निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आपको क्लास वर्क दे रखा है तो कैसे निकालना है मैंने बताया, वीडियो को पीछे करके दोबारा से 2-3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इसका सिंपल तरीका यही है, एक और तरीका बताता हूँ। इसने बोला ना कि हमें पहला वाला इंटरवल चाहिए, पहला वाला यानी कि 12 की बात कर रहा है, वो 12 की बात कर रहा है। तो आप देख लो ना, इन सब में को जोड़ के आधा करने पे 12 किस में आता है, 15 16 26 का 13 आता है, ठीक है। तो इसमें 12 और 16 14 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 15 और 10 25 का 12.5, तो इसी में तो आ रहा है 12। लेकिन हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बना दे जिसमें सभी में 12 आ रहा हो जोड़ के आधा करने पर, फिर क्या करोगे, हाँ या ना। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जो 16 में से 12 गए 4 बचे, 4 का आधा कर दिया 2, तो आपको 2 घटा देना है, 2 ही जोड़ देना है, 2 घटाएंगे 10, 2 जोड़ देंगे 14, आंसर आ गया। समझ में आ गई अब, इसलिए 2-3 बार समझा रहा हूँ ताकि वीडियो बनाने का बेनिफिट हो जाए। जिन बच्चों को आ गया वो तो आगे कर ही लेंगे, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 11वीं के विभिन्न वर्गों में लिंग अनुसार छात्रों की संख्या को दर्शाने वाली सारणी है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्स वाइज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 11 विल बी शोन बाय। देख लो ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सी जो है ना टेबल कहलाएगी, ठीक है। देखो इसमें हमने जो है ना लिंग अनुसार जो है ना वो छात्रों की संख्या को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी के बेस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव आ जाएगा, यहाँ पर संख्या को तो लिया नहीं है। मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल भी बताया था ना, टाइम की बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर भूगोल की ज्योग्राफी की बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है। 29 पर आ जाइए। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, वही है मतलब कथन और वाला, तो दोनों आप देखिए इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो 29 में आपसे ना जो है ये बोला गया है कि सारणी के स्तंभों के दिए शीर्षक और उपशीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा ना। द हेडिंग एंड सब हेडिंग गिवन टू द कॉलम ऑफ द टेबल आर कॉल्ड कैप्शन, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है ये, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, नेक्स्ट बोला गया है सारणी की स्थिति में शीर्षक का अभिप्राय क्षैतिज पंक्तियों के शीर्षक से होता है। देखो ये गलत बोल दिया इसने, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो। ये कह रहा है इन केस ऑफ टेबुलेशन टाइटल रेफर टू हेडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज की बात कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए 30 पे। ये कह रहा है कि अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है नो ब्लैंक स्पेस इज लेफ्ट इन द हिस्टोग्राम। ये कह रहा है कोई भी जो है ना ब्लैंक स्पेस जो है हिस्टोग्राम में नहीं रहता, बिल्कुल ठीक। हिस्टोग्राम जो होता है वो बिल्कुल पास से सटा होता है, तो उसके बीच का स्पेस नहीं रहता, ठीक है, ये सही बात बोली है इसने। आय चित्र में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, बिल्कुल ठीक। आय चित्र एक आयामी आरेख है। देखो मैंने अभी ऐसा बनाया था, तो अब ये मैं सोचना कि सर ने यहाँ छोड़ दी तो खाली जगह छुड़ गई, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें खाली छोड़ा जाता है, बिल्कुल ट्रू लिखा है, ये पहला वाला बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और आय चित्र एक आयामी आरेख है। द हिस्टोग्राम इज अ वन डायमेंशनल डायग्राम। ये कह रहा वन डायमेंशनल होता है, नहीं गलत है, ये वन डायमेंशनल नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर भी सी ही होगा, क्योंकि इसमें पहला ठीक था दूसरा फॉल्स था। देखिए मैंने ना टेलीग्राम चैनल बना रखा है ASC स्टार्टर के नाम से ये, और बिल्कुल फ्री होता है। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे, इसलिए मैंने बता दिया। आप इसमें इसे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ज्वाइन जो है, जो अभी आप चैनल पर देखते हैं, ठीक है, वो अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 31 में बोला गया है कि ओजाइव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग
ग्राफिकली द फॉलोइंग। ये कह रहा है तोरण ग्राफीय रूप से निम्न को ज्ञात करने में मदद करता है। तो मोड जो औजार की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था ना, एक लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। तो इससे हम क्या निकालते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इससे हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है यदि किसी श्रेणी का बहुलक 13 माध्यिका 21 तो माध्य कितना होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इसी में कर रहा हूँ। देखो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, मतलब 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, मीन है, ये मीन लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 2 मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मोड को जेड बोला जाता है, मीडियन को एम और मीन को एक्स पे बार। ठीक है, हिंदी में मोड को बहुलक बोलते हैं। ठीक है, और मीडियन को बोला जाता है माध्यिका। ठीक है, थोड़ा थोड़ा राइटिंग ऐसी आएगी, बस मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। -2 माध्य। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में बता दिया, मैंने बोल दिया है। ये लिखा हुआ बहुलक माध्यिका माध्य यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको इंग्लिश में ऐसे याद रखना है, न्यूमेरिकल फॉर्म में, जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस फॉर्मूले का लगा के आप तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो। एग्जाम में तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम निकाल के दिखाता हूँ आपको, करके दिखाता हूँ कि क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे मोड दे रखा 13, 3 मीडियन कितना दे रखा 21, और मीन आपको कितना दे रखा है, मीन आपको दे रखा है कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें वो निकालना है। तो 13 लिखा हमने। ठीक है, 21 3 जा कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, ये आ गया, और इसको इधर ले जाओ, इक्वल के इधर ले जाओ, 13 को इधर ले जाओ। ठीक है, ये आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब मीन को इधर ले गए, 13 को इधर ले गए। अब 63 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 50, और 50 का आधा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ बचा था 50, और 2 को जब अपॉन में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 25। क्लियर हो गया, मैंने करके दिखा दिया। इसी के ऊपर कर दिया तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आने में प्रॉब्लम हो, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अब उसके बाद है 33। ये कह रहे 10 पेशेंटों का माध्य 14 है। ठीक है, और एक नया पेशेंट 25 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा। इंग्लिश में देखिए, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14। ठीक है, मीन जो है ना वो 10 ऑब्जर्वेशन का 14 है। ये कह रहा न्यू मीन कितना होगा अगर हम उसमें जो है 25 जो है वो ऐड कर देते हैं। देखिए 25 ऐड किया है तो ऑब्जर्वेशन भी एक बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल। तो ध्यान से देखिए, टोटल कैसे निकालेंगे, पहले 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं कैसे, मैं अभी पूरा समझाऊंगा अच्छे से। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा। अब आपको मान लो मीन निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं मीन, मैं शुरू से थोड़ा बता रहा हूँ। तो आप टोटल ऊपर लिखते नीचे, ठीक है, टोटल सम करके ऊपर लिखते, टोटल नीचे लिखते हैं, है ना। तो टोटल का सम कितना 140, एन कितना आपका 10, तो डिवाइड करेंगे तो 14 ही तो आएगा। अब आपको उल्टा करने के लिए कह रहा हूँ मैं कि अब आपको 14 दे दिया, 10 दे दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल पता लगा लो सम कितना है 140। अब उसे 25 ऐड कर दो, क्योंकि उसने बोले एक ऑब्जर्वेशन और लेना था, तो 165 आ गया, 165। अब आपको दोबारा से मीन निकालना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब सिग्मा एक्स कितना लोगे आप, 165, समेशन बोलते हैं, समेशन भी बोलते थे। एन कितना है, अब 11 होगा, 11 को से डिवाइड करो, 11 कम 11, 11 5 जा 55, तो 15 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 15 आ गया। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वो कह रहा है कि
न्यू ऑब्जर्वेशन 25 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको ऐड कर देना है, फिर 11 हो जाएंगे तो 11 से आपको डिवाइड कर देना है। कभी कभी इसी के जैसे क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलेगा कि हमने ना ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें हमने एक नंबर 25 की जगह 20 ले लिया, तो फिर टोटल 10 ही रहेंगे, क्योंकि हम पुराने वाले को जो हमने गलत ले लिया था उसे हटा देंगे, माइनस कर देंगे, सही वाले को जोड़ देंगे और उसके बाद 10 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल तो निकालना पड़ेगा, टोटल पहले निकालना पड़ेगा। अगर ये समझ नहीं आया ना तो कोई बात नहीं, एक बार मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दूंगा कॉपी पे कराते हुए। ठीक है, ये वाला भी समझ नहीं आया तो भी इसको बता देना मुझे। ठीक है, तो बाकी बहुत ईजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 ऐड कर देना है, उसके बाद 11 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 11 हो जाएंगे, क्योंकि जब हम एक नई चीज़ जोड़ते हैं ना तो एक बढ़ जाता है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिनको आगे वो वीडियो आगे कर लें। देखिए, जब हम मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपन में एन होता है ना। तो मीन हमें दे रखा है यहाँ पर 14, तो यहाँ 14 लिखा, सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है, एन कितना 10, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये कर लो, तो कितना आ गया हमें 140 आ गया, तो हमारा टोटल 140 आ गया। अब वो कह रहा है कि टोटल 140 में 25 ऐड कर दो, कर दिया ऐड। तो अब हमें नया मीन निकालने के लिए कह रहा है, तो अब कितने जने हो गए, 10 पहले थे, एक जना और आ गया, 11 हो गए, तो 11 को से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वही आपका कथन और कथन 2 वाला है। तो ये कह रहा है कि माध्य को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित किया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम नहीं दिखा सकते। माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। ये कह रहा है मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने मोड देखा था ना, मोड अफेक्टेड नहीं होता ना एक्सट्रीम वैल्यू से, मीन जो है वो अफेक्टेड होता है। तो दोनों ट्रू हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको, ए आंसर आ गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, आपका है 35। ये कह रहा है सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल आइटम फ्रॉम ए एम इज ऑलवेज इक्वल टू, ये कह रहा है समांतर माध्य से सभी मदों के विचरणों का योग डैश होता है। देखिए, जो विचरणों का जो योग होता है ना, वो हमेशा याद रखना शून्य होता है। अगर आप, मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ, ठीक है, जिनको आ गया, जिनको पता है वो आगे वीडियो कर सकते हैं, नहीं तो आप समझिए। देखिए, जैसे मैं छोटा सा ये लंबा ले लेता हूँ। ठीक है, विचरण होते क्या हैं, विचरण आपको पता होना चाहिए, डेविएशन होते क्या हैं। देखिए 5 4 9 3 12, टोटल 12 आ गया। तो 12 को जब आप मीन निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 आ गया, ये मीन आ गया। अब इसने विचरण बोले हैं, इसने बोले हैं कि डेविएशन। अब आप क्या कीजिए, ये जो आपका 4 आया ना, इन सब में से घटा दीजिए। 4 में से 3 गया, माइनस का 1, 4 में 4 गया 0, 5 में 4 गया 1। अब आप इसको जोड़ के देखिए, 0 आ रहा, नहीं आ रहा। आप कोई भी सीरीज ले लीजिए, उसका मीन निकालिए, मतलब टोटल करके मीन निकालिए 4, उसको घटाइए, हमेशा आंसर 0 आएगा। कोई भी ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, इनको ऐड कीजिए, 5 4 9 3 12। ये मत सोचना कि ये स्टेप डेविएशन है या शॉर्टकट मेथड है, वो नहीं है। ये विचरण की बात कर रहा है, और विचरण की बात कर रहा है तो इसको कैसे निकाला जाता है बता रहा हूँ। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 15 आया। अब 15 है तो किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड करा, 3 आ गया। अब 3 इसमें से माइनस कर दो सब में से, अब देखना इसका भी आंसर 0 आएगा। 1 में 3 का माइनस का 2, 2 में से 3 का माइनस का 1, 3 में 3 का 0, 4 में से 3 का 1, 5 में से 3 का 2। अब आप इसको ऐड करो, 2 1 3 प्लस के 3 है, ये माइनस के 3 है, तो 3 में 3 का 0 0 आ रहा ना। तो कोई भी आप ले लो सीरीज, ठीक है। और मीन, ये मीन जो निकालोगे आप, ये घटाओगे
तो टोटल करोगे जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझाने को तो मैं इतना कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी मैं जितना हो सके आपके लिए समझा रहा हूँ। ये एक आइडिया देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमिक्स का भी बना दो। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं, तो ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि उनको पेपर का आइडिया हो जाए, इसी के आसपास की तैयारी कर लें ताकि उनकी अच्छी से तैयारी हो जाए, अच्छे से मार्क्स आ जाएँ। उसके नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन सीरीज इज कॉल्ड। इधर एक श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य डैश कहलाता है। तो देखिए श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य क्या कहलाता है? ये बहुत इजी है, उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ये बहुत इजी था। आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है मोड इस पूरी सीरीज का अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? देखो मोड उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार होता है, यस या नो? उसे तो कहते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर 4 मोड है तो 4 से ज़्यादा बार होना चाहिए। 1 2 3 3 कितनी बार है? 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो 4 जो सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए तभी तो मोड होगा। अब 3 भी 3 बार है और 4 भी 3 बार है, तो फिर 4 मोड कैसे हो गया? तो इसको एक्स की जगह 4 होगा तभी तो सबसे ज़्यादा बार होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। क्योंकि अगर एक्स की जगह 4 होगा तभी तो हम बोलेंगे, अगर यहाँ एक्स की जगह 4 है तभी तो हम बोलेंगे कि 4 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए 4 आंसर है। मोड से तो कहते थे सबसे ज़्यादा बार हो, अभी ऊपर पड़ा था ना, इसलिए आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए 38। ये कह रहा है कि 4 मदों का समांतर माध्य 40 है। ठीक है, मतलब 4 आइटम जैसे 1 2 3 4 मैंने लिए, इन सबका ऐसे ही कह रहा है, कोई भी ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक है, उनका सम करने पर और फिर उसको 4 से डिवाइड करने पर कह रहा है 40 आता है। ये कह रहा है इफ़ 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच आइटम, और अगर सब में से 5 घटा दे तो कह रहा है नया अर्थमेटिक मीन 45 आएगा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए अगर ये आप खुद करके भी देखना। ठीक है, कोई से भी आइटम आप ले लेना, उसका मीन निकालना, फिर उन सभी आइटम में से एक नंबर घटा देना, तो आप मीन से भी घटाएंगे ना तो वो सेम ही आएगा। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए अर्थमेटिक मीन अगर 4 आइटम का 40 है ना, और हर किसी में से अगर 5 घटा देंगे ना, तो नया जो मीन आएगा ना वो 5 कम ही हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जिनको समझ में आएगा ना। तो मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ ना, ताकि जिन बच्चों को आ जाएगा, ठीक है, वो अपना आगे कर लेंगे ना वीडियो को, जो समझेंगे तो। ठीक है, सबको देखना पड़ता है। तो उसके सेकंड बोला कि श्रेणी के प्रत्येक मद में एक निश्चित संख्या बढ़ाने पर समांतर माध्य भी उस संख्या के बराबर बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक लिखा है ये। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है कि अगर हम किसी सीरीज में जो अगर हम एक ही जैसा नंबर बढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छा मीन में जोड़ दोगे तो नया मीन वही आ जाएगा। ठीक है, उतना बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4, आप इसका मीन निकालिए कितना आएगा। 4 3 7 8 9 10, 4 से भाग करो, देखो 2.5 आ रहा है ना। और अब इसने बोला था कि सब में से 5 घटा दो। अब यहाँ 5 तो मैं नहीं घटा रहा, यहाँ पे मैं 1 घटा देता हूँ। ठीक है, 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 0। यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 बचेगा। तो अब इसको ऐड करो, 3 2 5 और 1 6 6 आ गया। 6 आ गया ना। अब 6 को डिवाइड करो 4 से, तो कितना आ रहा है? 4 1 जा 4 4 5 20। देखो 2.5 में से 1.5 के 1 ही तो आ रहा है। जितना हम सब में से घटाते हैं उतना ही मीन कम हो जाता है, ये याद रखो। जितना हम घटाते हैं उतना ही मीन कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा था कि 40 है, अगर हम 5 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, उल्टा 35 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसका आंसर मैं दोबारा बता दूँ, इसका आंसर क्या है? डी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 38 की। अब 39 पर आ जाइए। ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, यह एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ये कह रहा है कि भारत में ना कीमत प्राइस बढ़ रहे हैं, बच्चों कह रहा है प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है,
और यह एक सकारात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है प्राइस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन इंडियन इकोनॉमी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक। देखो दो प्रकार की इकोनॉमिक होती है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होती है, जिसमें हम क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव है। पॉजिटिव मतलब आपको फैक्ट के साथ बता रही है, ठीक है, रीज़न बता रही है वो सब। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। एक बार इसके बारे में थोड़ी और स्टडी कर लेना, पॉजिटिव के और नॉर्मेटिव के बारे में, ठीक है। सुन रहे हैं, सकारात्मक के बारे में, ठीक है, और जो दूसरा है नॉर्मेटिव उसके बारे में स्टडी कर लेना। ये कह रहा है सकारात्मक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और ये इसी के अकॉर्डिंग है सॉरी। तो ये रीज़न भी ठीक है, अभिकथन भी सही है, तो दोनों ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। 40 पर आ जाइए। 40 क्वेश्चन में कह रहा है कि घटते हुए सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती है। इंग्लिश में कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज वी कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स द यूटिलिटी फ्रॉम ईच नेक्स्ट यूनिट फॉल्स। तो बिल्कुल ट्रू लिखा है ये, ठीक है। रीज़न कह रहा है कि व्हेन एम यू इज नेगेटिव टी यू डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक। देखो जब एम यू जो है, जब एम यू जो है ना वो गिरने लग जाता है, देखो जब ये जीरो होता है ना, सॉरी जब ये मैक्सिमम होता है तो ये जीरो होता है, ये एम यू है, ये टी यू है। जब ये मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा होता है, जीरो होता है। जब ये घटता है ना तो ये माइनस का हो जाता है। ये बढ़ रहा होता है तो ये इस तरह से ये नीचे की ओर गिर रहा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है और ये भी सही है, रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 41 पर आ जाइए। ये कह रहा है अंतिमन वक्र नीचे की ओर गिरता है। देखो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कह रहा है ऐसे नीचे की ओर जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करने से दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में देखिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप जो डाउनवर्ड होता है, हाँ। और ठीक, एक बात और सुनो, मैंने गलती से अभी टच कर दिया था ना, टच नहीं करता, इसको कभी टच नहीं करेगा, इसको भी टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि अगर हम किसी एक की ज़्यादा यूनिट पाना चाहते हैं तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इससे इसका दोनों ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है कि दो गुड्स होते हैं ना, दो गुड्स, ठीक है, गुड्स नंबर 1 गुड्स नंबर 2, तो इन दोनों गुड्स के बीच में, मतलब दो वस्तुओं के उन विभिन्न बिंदुओं को दर्शाता है कि वो किसी को भी ले ले, उसे जो भोगता है ना उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो वो 4 केले ले रहा है, बनाना ले रहा है, ठीक है, 2 एप्पल ले रहा है, ठीक है, या वो 3 बनाना ले रहा है, 5 एप्पल ले रहा है, तो देखो एक घटा रहा है, यहाँ उसके बढ़ रहे हैं कुछ, है ना। तो जो यहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यहाँ मिलेगा। बस ये हो सकता है कि हो सकता है ये उसे 70 रुपये में मिले, ये उसे 80 रुपये में मिले, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना वो दो गुड्स के बीच में ये बताता है कि हर पॉइंट पर चाहे वो इसकी कितनी भी यूनिट ले ले, इसकी कितनी भी यूनिट ले ले, उसको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा, ठीक है, संतुष्टि समान मिलेगी। बस इसमें ये होगा अगर एक को वो पाना चाहता है, जैसे को पाना चाहता है तो इसका उसे त्याग करना पड़ेगा। लेकिन वो पाना ज़्यादा चाहता है, सेक्रीफाइस कम करना चाहता है, ये याद रखना, पाना ज़्यादा चाहता है, सेक्रीफाइस कम करना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर क्या है, ए। क्लियर हो गया। अब 42 पर आ जाइए। 42 क्वेश्चन में बोला है आपको बताना है कि सही कौन सा है इसमें से, ठीक है। देखिए अब थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको और समझ में आएगा, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में भी आप देखिए। ये कह रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं
जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ कर ले, उसे हिंदी में स्थानापन्न कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी शुरू में, टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था। जो टी एंड कॉफ़ी है ना, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ कर ले जाते हैं। और मैंने कहा था ना, जिसका पास का कोई वस्तु होती है तो उसकी जो इलास्टिसिटी और डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। बताया था ना मैंने, अगर किसी वस्तु के कोई और चीज़ है नहीं, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको वही लेना पड़ेगा, तो वह इनइलास्टिक हो जाएगा। बताया था ना मैंने। हाँ, तो ये कह रहा है कि जो ब्रेड और जो बटर है ना, वो सब्स्टिट्यूट है। गलत। ब्रेड और बटर मिलकर किसी एक नीड को पूरा कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ किसी एक नीड को पूरा करती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं, तो कार चला लोगे आपको कोई बिजली वाली कार खरीद लेंगे, तो बिजली और फिर कार को ले लो, तो आप चला लोगे अगर बिजली नहीं है तो उसमें नहीं ना। तो जो दो चीज़ें मिलकर किसी एक डिमांड को पूरा करते हैं ना, उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, हिंदी में पूरक कहते हैं। सुन रहे मेरी बात? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये पहला वाला गलत है। ये कह रहा है कि पेन और स्याही जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बिल्कुल ठीक। देखो, पेन आपके पास है लेकिन उसमें इंक नहीं है, तो पेन चला लोगे नहीं ना, तो दोनों मिलकर किसी डिमांड को पूरा करें तो ये भी ठीक है। मतलब ये भी ठीक नहीं, मतलब यही ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। और मैं ये भी बता रहा था इसका मीनिंग। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? देखो, नॉर्मल गुड्स उन्हें कहते हैं जिनका प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए। समझ में आ गया? देखो, यहाँ प्राइस जैसे 10 रुपये है, कितने रुपये? 10 रुपये, 8 रुपये हो गया, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। और मान लो प्राइस हो गया 12 रुपये, तो डिमांड कम हो गई, इधर चलेगी ना, कम नहीं हो गई। देखो, ये नीचे वाली जो होती है क्वांटिटी होती है, ये जो होता है प्राइस होता है। तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कितनी बिक रही है? खाली इतनी। और जब प्राइस 10 था तो कितनी बिक रही थी? जब प्राइस 10 था तो कितनी बिक रही थी? इतनी। मान लेते हैं ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी कितनी थी? 200। और जब प्राइस जैसे ही 8 करा तो कितनी बिक रही है? 300। और जब प्राइस हमने 12 कर दिया तो अचानक 100 हो गई। तो जब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाए, या प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ जाए, उल्टा रिलेशन है ना, उससे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, लो ऑफ डिमांड कहते हैं। तो लो ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स में पाया जाता है। समझ में आ गया? ये कह रहा था डिमांड फॉर द कमोडिटी रिमेन अनचेंज विद द इंक्रीज ऑफ इन इनकम। ये कह रहा है जब इनकम बढ़ती है ना तो इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। बिल्कुल गलत। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा खरीदता है, नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा। तो ऐसे बन जाएगा चित्र। और एक होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं, जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप घटिया चीज़ खाना छोड़ दोगे। जैसे एक व्यक्ति है, मैं उसे घटिया चीज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, ठीक है? मेरा कभी कोई ऐसा भाव नहीं रहा। जैसे एक व्यक्ति है तो वो पहले गेहूँ लेता है, घर पे खुद ही पीस के उसका आटा बनाता है, ठीक है? तो अगर उसकी इनकम बढ़ने लग गई तो वो कहेगा ना कि भाई अब गेहूँ क्या लेना है, कहाँ टाइम इतना है, ऐसे करो आटे की थैलियाँ ले आओ, आटा ले आते हैं। तो वो उसने पीसा हुआ आटा लाना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ? तो जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जो घटिया चीज़ होती है ना, तो लोग उसकी जो डिमांड है ना वो कम कर देते जब इनकम बढ़ती है। तो यहाँ लिख रहे हैं इंक्रीज़ करते हैं, तो ये गलत है। समझ में आगे मैंने आपको सारा बता दिया। इसका नॉर्मल गुड्स का प्राइस का रिलेशन भी बता दिया और एक इनकम का रिलेशन भी आपको बता दिया। तो आपको अच्छे से हर चीज़ आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको? फोर्थ बताया, डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मांग में वृद्धि की स्थिति को दर्शाता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होती है इंक्रीज इन डिमांड और एक होती है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? एक होती है मांग में वृद्धि और एक होती है मांगी गई मात्रा में वृद्धि। देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो इंक्रीज इन डिमांड है ना, ये प्राइस के कारण होती है, प्राइस के अलावा अन्य कारणों से होती है, ठीक है? दोबारा सुन लो, इंक्रीज इन डिमांड जो होती है वो प्राइस छोड़कर अदर रीज़न से होती है। अदर रीज़न जैसे इनकम। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है वो प्राइस के अलावा किस चीज़ से बढ़ रही है, जैसे इनकम से बढ़ रही है, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है,
ठीक है, फैशन है या कोई और आदत है, ठीक है, ये किसी और वजह से है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले घटने वाला है, ऐसे कोई कारण है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है ना तो उसको बोला जाता है। तो इनमें से कौन सी फिगर बनेगी? देखो मैंने अभी आपको बता दिया कि जब इंक्रीज इन डिमांड होती है तो प्राइस को छोड़ के, जब प्राइस को छोड़ कर है तो इस तरीके की लाइन तो बन ही नहीं सकती, है ना। तो ये वाली लाइन बनेगी। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया ना, देखो यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है, P1 P2 ऊपर नीचे हो रहा है ना प्राइस, यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दोनों में से कौन सा आंसर है? देखिए जब डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड इधर होनी चाहिए ना। देखो डिमांड का मतलब क्या है, आप अगर पहले 50 क्वांटिटी ले रहे हो, अब आप 100 ले रहे हो, तो तभी तो बोलेंगे डिमांड बढ़ रही है। तो देखो इसमें एरो इधर जा रहा है, यानी कि एरो इधर जा रहा है, तो इसमें डिमांड बढ़ रही है ना। इस वाले केस में क्या दिखा रहा है, डिमांड इधर की तरफ जा रहा है ना, तो डिमांड घट रही है, घट रही है ना डिमांड। तो इसका आंसर क्या होगा ये, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए दो प्रकार से होती है डिमांड का बढ़ना, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड जिसे हम बोलते हैं मांग में वृद्धि, ये प्राइस के अलावा अदर रीज़न से होती है। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पर देखो प्राइस में चेंज दिखाई दे रहा है P1 P2, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई होगा। पर यहाँ पर बोल रहा है ना इंक्रीज होना, डिमांड इंक्रीज होगी तो इधर की तरफ बढ़ेगी ना, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला है, ये नहीं है, ये डिक्रीज इन डिमांड है। क्या है? डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी है, ठीक है। और ये क्या है, देखो ये क्या है, ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है ना नीचे की तरफ, ठीक है, ये मांगी गई मात्रा में वृद्धि है, मतलब विस्तार है, पढ़ेंगे ना एक्सटेंशन बोलते हैं इसे, एक्सपेंशन, ठीक है। और ये क्या है? संकुचन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ये कम हो रही है मांग। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है तो मांग कम हो रही है, ठीक है। इससे हम मांगी गई मात्रा में कमी बोलेंगे, इसे मांगी गई मात्रा में वृद्धि बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसे एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। याद रखना अगर कमी और वृद्धि में कभी प्रॉब्लम हो ना, इंक्रीज डिक्रीज में, तो इस चीज़ को देखा करो, अगर इधर की तरफ हो रही है तो इंक्रीज है, इधर की तरफ हो रही तो डिक्रीज है। आप कहेंगे सर एरो तो हमेशा इधर बना है, एरो इधर ही दिखाई देगा, आपको यहाँ से पहचानना है, यहाँ से पहचानना है, ये इधर यूँ जा रहा है यानी कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये यूँ जा रहा है यानी कि ऐसे जा रहा है, तो ये घट रहा है, ठीक है। आप इसमें भी देख सकते हैं, एरो आपको यहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इधर जा रहा है तो इसको देखो, ये इधर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इधर जा रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, इधर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Q1 Q2 लिखा है ना, तो पहले 1 आता है फिर 2 आता है, 1 2, तो यहाँ 1 से 2 इधर जा रहा है ना, ठीक है। इससे और क्लियर कर सकते हो, 1 से 2 इधर जा रहा है, 1 से 2 इधर जा रहा है, तो ये क्या है? इंक्रीज, ये क्या? डिक्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये वाला आ गया। उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत में कमी के कारण कार के मांग वक्र में डैश होगा। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, है ना। ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई। अब पेट्रोल की प्राइस में जब कम होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? देखो पहले तो ये पहचानो कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि पेट्रोल और कार मिलके किसी ज़रूरत को पूरा करेंगे। अगर पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो लोग कार की डिमांड को बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो वो, आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ जाएगा? राइट में बढ़ेगी ना डिमांड, इंक्रीज इधर होती है ना। तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि जब डिमांड इस तरफ बढ़ रही है तो वो राइट में शिफ्ट होगी ना, अगर ऐसे होता तो लेफ्ट में होता, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था, इसमें जोड़ दिया था कि इंक्रीज का मतलब 1 से 2 की तरफ जाना है, और डिग्री मतलब इस वाले 1 से लेकर इसकी तरफ 2 की तरफ जाना है, मतलब इधर राइट में इधर लेफ्ट में है। ये चीज़ समझ में आगे तो बहुत से क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट, ओके, दाईं ओर खिसकाव। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए 44 पर।
तो ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, मैंने आपको बताया था ना कि दो प्रकार के जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है मांग में वृद्धि, एक होता है मांगी गई मात्रा में वृद्धि, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और मैंने आपको बताया था जो इंक्रीज इन डिमांड होता है वो प्राइस के अलावा अन्य कारणों से होता है ना। तो यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होता है वो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या वृद्धि या कमी से होता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में होता है, ठीक है, जो प्राइस की वजह से होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और जो एक्सपेंशन होता है वो प्राइस की वजह से होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। अभी यहाँ पे बताया था ना कि ये जो चीज़ें है ना ये प्राइस की वजह से हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा एक्सपेंशन, ये क्या कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा विस्तार, ये क्या कहलाएगा संकुचन कहलाएगा। तो ये बोल रहा है कि मांग में संकुचन समान मांग वक्र के साथ ऊपर की ओर चलन होता है। कह रहे एक ही मांग वक्र हो रहता है और संकुचन हो तो ऊपर की ओर चला जाता है, बिल्कुल ठीक। ये देखो ये संकुचन है ना, इसमें एक ही तो मांग वक्र बना है और ये ऊपर की ओर चला गया, ऊपर मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो उससे आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या रहा है, ये कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कोज एन अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड करो। ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर चलन हो जाता है, बिल्कुल ठीक। ये देखिए, देख लीजिए, ये पूरा इसका पिक्चर अच्छे से बना दिया, और देखो प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी क्वांटिटी घट रही है जिसकी वजह से ये इस तरह ऐसा हो गया ना। तो ये संकुचित या कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, प्राइस की वजह से। मैंने आपको बताया था ना संकुचन और जो विस्तार होता है वो प्राइस की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो वृद्धि और जो कमी होती है, ये वृद्धि हो रही है, ये कमी हो रही है, ये प्राइस के अलावा अन्य फैक्टर से होता है। इसमें केवल एक ही डिमांड कर्व बनता है, इसमें दो डिमांड कर्व हो जाते हैं ना। ये बढ़ने वाला हो गया, ये घटने वाला हो गया। सुन रहे ना मेरी बात, आ रहा है ना समझ में। इसमें एक प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, इसमें प्राइस चेंज होता है, इसलिए याद रखना प्राइस में चेंज नहीं आता है इसमें, ठीक है। इस पिक्चर को अच्छे से समझना, मैंने बताया तो 2-3 बार वीडियो देखना, पीछे करके थोड़ा सा देखना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर मेरे पास और पेपर भी आएगा तो मैं ज़रूर उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कह रहा है यदि वस्तु x का MUX 60 है और MUY का 40 है, MUX की कीमत 12 है और कह रहे इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, तो y की कीमत क्या होगी। देखिए दो वस्तु के रूप में मैंने अभी आपको शुरू में फॉर्मूला करवाया था, बताया था, तो उसी फॉर्मूले को आप लगाएंगे और आंसर पाएंगे। यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखिए MUX बटे में x लिखेंगे, प्राइस x का, ठीक है, इज इक्वल टू MUY बटे में जो PY आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना। अब मुझे बताइए MUX कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है, अपॉन में जो PX है वो कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है ना। और MUY कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे 40 दे रखा है, और PY कितना हमें निकालना है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अगर कटे तो काट दो, 12 5 जो 60 होता है,
ऐसे 5 को करो, 5 से 40 उधर चला जाएगा तो पी वाई कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया आंसर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना आप। ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड इज 0.2 माइनस का दे रखा है। ये कह रहा है अगर प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 5%, तो आपको जो है ना व्हाट परसेंट द डिमांड फॉर आर्टिकल विल डिक्रीज, तो कितना डिक्रीज होगा। देखिए मैंने अभी शुरू में ही इस फॉर्मूले को करवाया था, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ गया ये। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, मतलब क्वेश्चन की अमाउंट तो अलग ही है, ये बात नहीं कर रहा, सेम ही है। तो फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बताया था ना मैंने। तो ईडी आपको कितना दे रखा है, ईडी कितना दे रखा है, 0.2 माइनस का। ठीक है, और क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा लो। और डेल्टा परसेंटेज क्यों कितना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्यों कितना है, आपको क्यों निकालना है, तो यहाँ पे हमने एक्स लिख लिया। ठीक है, और नीचे क्या है, प्राइस, प्राइस कितना दे रखा है, 5, हमने यहाँ 5 लिख लिया। ठीक है, अब ये 5 डिवाइड में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1% आ गया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ए डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। अब हमें ये 0.2 दे रखा है माइनस का, तो इसके आगे माइनस लगा लेते हैं। जब माइनस दिया होता है ना यहाँ, तो फॉर्मूले में माइनस लगा लो यहाँ पर। अब क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमें नहीं पता, एक्स मान लिया। प्राइस कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर प्राइस हमें वैल्यू दे रखी थी 5। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आती है ना आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इसको से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ, 10 आएगा। इक्वल टू में क्या, एक्स, और यहाँ पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट एक के बाद लगे तो 1, तो एक्स कितना आ गया, 1 नहीं आ गया, 1% नहीं आ गया। ठीक है, तो बाकी इसके लिए फॉर्मूले आपको थोड़े से पता होने चाहिए, मैंने बता दिया, फिर भी कोशिश करी है। ठीक है, फॉर्मूला इसका मैंने बोल दिया था, पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ। देखिए हमें ई डी इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन, नीचे लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में यहाँ पे हमें ई डी कितना 0.2 दे रखा है, मांग वाला पता नहीं, तो एक्स मान लिया, कीमत 5 दे रखी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 एक्स को इससे करा एक्स आ गया, 5 को इससे करा तो 1.0, तो एक्स कितना आ गया, 1% आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है श्रम प्रधान तकनीक को चुना जाता है, तो श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में जब श्रम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हम इस टेक्निक को अपनाते हैं। लेबर सरप्लस इकोनॉमी में इसको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। देखो 2 टेक्नोलॉजी मेन होती हैं, एक होते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरे होते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कैपिटल वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, जहाँ हमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करना है, मशीनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, और बाकी जनसंख्या ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे हमें लेबर का यूज़ करना पड़ता है, ताकि नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बाकी देश के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सी कंट्री किसको यूज़ करेगी, तो ये उस देश की इकनॉमी पे डिपेंड करता है। आपको पता है ना, एक होती है कैपिटल इकनॉमी, एक होती है आपकी सोशलिस्ट इकनॉमी, और एक होती है मिक्स इकनॉमी। ठीक है, कैपिटल इकनॉमी वाले तो सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं, ये समाज के कल्याण को देखते हैं, दोनों को देखता है। भारत जो मिक्स इकोनॉमिक एग्जाम्पल है। ठीक है, और सोशलिस्ट में आप चाइना को कह सकते हो, और कैपिटल में आप फ्रांस को बोल सकते हो, क्योंकि आपसे पूछ लेता है इसलिए बता दिया। अब 48 है,
ये कह रहा है कि आपको बजट रेखा की तुलना में बजट सेट एक व्यापक अवधारणा है। तो देखिए बिल्कुल ठीक लिखा है कि देखो जो बजट रेखा है ना वो खाली एक है, और बजट सेट का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा बजट रेखाएं होती हैं। तो इसका मतलब बजट सेट बड़ा है तो हुआ। इंग्लिश में बोल रहा है कि जो बजट सेट इज़ अ वार्डर कंसेप्ट एज कम्पेयर टू बजट लाइन। बिल्कुल ठीक, जो बजट लाइन है उसमें खाली एक ही तो लाइन है, और बजट सेट में बहुत सारी लाइन होते, बहुत सारे बजट होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि बजट सेट के बंडल या तो बजट रेखा पर या उसके नीचे स्थित होते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो दोनों सही है, रीज़न भी ठीक है, देख रहे हो। तो ये ऊपर भी है नीचे भी हो सकते हैं। मान लीजिए बजट लाइन मेन है तो ये बजट नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, तो दोनों ठीक है, रीज़न भी ठीक है। अगर एक भी रीज़न सही हो जाता ना, एक ऊपर वाली बात को अगर नीचे वाली बात एक भी बात लाइन बोल देती है सही इसके बारे में, तो वो उसका रीज़न है ना। एक तो रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी चीज़ के, इसलिए अगर एक भी होगा तो उसको आप दोनों को सही बोलोगे। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी इसका रीज़न है और वो ठीक है तो आप ए पे टिक करो। अब आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ये हो गया आंसर। अब सेक्शन सी आ गए और 49 से 54 तक के क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो ये तो बहुत इजी होते हैं लास्ट के क्वेश्चन, फटाफट हो जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है तो आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ देता हूँ, इतना कर रहे हैं तो थोड़ा और सही। ये कह रहा है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में एक स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें एक सप्ताह के बाद लगाए गए पेड़ों की ऊंचाई को मापा और फिर एक टेबल तैयार कर ली। ठीक है बच्चों, ये हमने तैयार कर ली कि जिसकी लंबाई इतनी है वो इतने इतने है। ठीक है, और इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अगस्त ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल। आफ्टर 1 वीक हाइट ऑफ प्लांटेड ट्रीज वर मेजर्ड एंड टेबुलेटेड एज रैंडम। मतलब उनकी ना हाइट माप ली, जिनकी 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर की वो 20 है, जिनकी 30 से 50 है उनकी 15 है। ये हमने लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसने बोला कि 70 से लेकर 19 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। इंग्लिश में पूछ रहा है क्लास मार्क क्या होगा। आपको पता ना क्लास मार्क मैंने आपको बताया था, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2। तो 70 और 19 को ऐड करके आधा कर दो तो आप बिल्कुल बीच की वैल्यू बोल सकते हो। तो बीच में कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 तो आ रहा है, नहीं तो जोड़ो 160 आ गया, दोनों को ऐड करके 160 उसका हाफ कर दो 80। क्लियर हो गया, इसका सी आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अब आपका है 50 क्वेश्चन। ये कह रहा है विच इज़ द मॉडल क्लास। देखिए आप ये सोचेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी के सामने वाले को मॉडल क्लास बोल दें। देखिए इसने मोड नहीं पूछा, मॉडल क्लास के बारे में पूछा है। तो मॉडल क्लास जो है ना, आप जो अब 10th में करते हो आए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं सोचेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 30 है तो उसके सामने 70 से 90 हो गया। आपको जो है वो ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड ये आप अपने चैप्टर में देख लें, चैप्टर नंबर आपको 10 में मिल जाएगा जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। तो जब उससे ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो आपका आंसर 50 से 70 आएगा। लेकिन आप कहेंगे इतना टाइम तो है नहीं क्वेश्चन में इतना बड़ा मेथड लगाएं, तो आपको मैं बताता हूँ। देखो अगर हम 30 को देखते हैं तो इसके जो साइड वाला है ना, इस पर 20 का गैप है, बहुत कम है। ठीक है, और 30 से छोटी वैल्यू थोड़ी हो जैसे 25, तो अब आप इस 25 को देखिए, इसके जो यहाँ पर है ना इधर वाला नंबर उस पर सिर्फ 10 का गैप है और यहाँ पे उल्टा 5 जाता है। ठीक है, तो अगर जो भी हम नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर उसके दोनों तरफ अगर बहुत ज़्यादा एक में गैप आ जाए तो चांसेस हो जाते हैं कि वो बहुलक ना हो। और जब आप इसको सॉल्व करो तो 25 का मोड निकलेगा। वैसे इतना हैवी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देगा नहीं, क्योंकि उसी में बच्चे का टाइम निकल जाएगा। तो इसमें हमें ऐसे ही गैस करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन तो मिलेगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे इतना बड़ा क्या करेंगे, है ना। तो इसका आंसर ये आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है आपको यहाँ पे विच वन इज़ द मीडियन क्लास आपको बताना है। ठीक है, मीडियन क्लास बताना है। तो देखो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, पहले CF निकालना पड़ता है। 20 को 20 लिखा, 20 में 15 जोड़े कितना आ गया 35, 35 में 25 जोड़े 60 आ गया, 60 में 30 जोड़े 90 आ गया, 90 में 10 जोड़े 100 आ गया।
उसके बाद क्या करते हैं, जो 100 आता है उसका हम आधा कर देते हैं, 50 आ गया। 50 किसके अंदर आ रहा है, यहाँ 20 तक गिनती खत्म हो गई है ना, या 35 तक गिनती खत्म हो गई, 60, तो 50 इसके अंदर आ रहा है ना, किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो जिसके अंदर वो आ रहा होता है, ठीक है, उसी के सामने वाले को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। याद रखना, इससे पहले वाला CF कहलाएगा। मीडियन निकालना आता है ना आपको, ठीक है, तो इससे पहले वाला CF कहलाएगा, लेकिन मीडियन क्लास बोले तो 50-70 ही आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, B। उसके बाद आ जाइए 52 पर। ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की कुल संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ प्लांट एबव 50 सेंटीमीटर। देखो 50 सेंटीमीटर से ऊपर वाले कौन से हैं, देखो ये 50 सेंटीमीटर तक हैं, ठीक है, और ये 50 से ऊपर वाले हैं। तो कितने हो गए, तीनों को ऐड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा इसको, जब आप ऐड करोगे तो कितना आ गया, 65। तो इसका आंसर कितना आ गया, 65 आ गया। खैर 70 से कम सेंटीमीटर वाले कितने होंगे, 70 से कम। देखो इन लास्ट वाले क्वेश्चन को पहले कर लेना, इसलिए मैं पेपर बना रहा हूँ प्रैक्टिस। तो लास्ट वाले क्वेश्चन जो है ना, लास्ट के ये पहले कर लेना, क्योंकि सबसे ईजी होते हैं। अब 70 से कम बोल रहा है, तो 70 से कम कौन से ये वाले, तो 25, 20 और 15 कितने हो गए, ऐड कर लो इसको। देखो 70 से कम बोले तो इन्हीं को लोगे आप, ठीक है, तो कितना आ गया, 60 आ गया, ऐड कर लोगे तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, A आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। ये कह रहा है उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आपको मीडियन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन में आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले CF निकाला जाता है। तो ये 20 आ गया, ये 35 आ गया, ठीक है, ये 60 आ गया, ये 90 आ गया, 100 आ गया। तो हमारा N कितना दे रखा है, N जो है हमारा 100 हो गया। N का आधा कितना आ गया हमारा, N का आधा आ गया हमारा 50, ठीक है। उसके बाद 50 किसके अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इससे पहले वाले को CF बोलते हैं। तो CF हमारा 35 हो गया। इसके सामने वाले को हम जो है इंटरवल लेते हैं ना, उसके साथ वाला भी मैंने बताया था, तो ये जो छोटा वाला वो L कहलाएगा, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। तो ये हमें डाटा पता लग गया। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, और जैसे हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF F मल्टीप्लाई में H, ठीक है। तो L कितना दे रखा है हमें, अभी हमने पता लगा लिया था 50। N/2 कितना है, वो भी 50 है, अभी मैंने दिखाया था, पीछे थोड़ा वीडियो करके देख लेना, इधर की साइड लिखवाया था। CF कितना है, मैंने आपको बताया कि CF जहाँ पे वो एरो आता है उससे पहले वाला होता है। और याद रखना कि CF की वैल्यू हमेशा N/2 से छोटी आएगी। कई बच्चे यहाँ पे 60 ही लिख देते हैं, तो वही गलत हो जाएगा। जो भी मतलब जिस पे एरो बनाते हैं वो थोड़ी होता है CF, उससे पहले वाला लेना पड़ता है, और पहले वाला इसलिए लेते हैं ताकि वो N/2 से छोटा हो, ठीक है। F कितना है, F मैंने अभी आपको बताया था वो कितना है, 25। H कितना है, H मतलब कितने कितने का डिफरेंस चल रहा था। देखो पहले 10 से 30 था, पीछे वीडियो करके देख लेना, फिर 30 से 50 था, तो 20-20 का टेबल चल रहा है ना, तो 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि अगली वाली रो में कन्फ्यूज़न ना हो। तो 50 प्लस 50 में से 35 का कितने बचे यहाँ पे, 15, ठीक है, बटे में 25 मल्टीप्लाई में 20। अब आपको इसको कैंसिल करना है,
ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं। तो इसे काटो, 5 3 कितना हो गया 15, 5 हो 25, 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ 50 बच रहा है, प्लस 3 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो कितना आंसर आ गया 62 आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया को उम्मीद करता हूँ। बाकी वीडियो को दोबारा से देख लेना थोड़ा पीछे करके, जो चीज़ में डाउट हो। तो 62 आ गया। तो जो 54 है इसका आंसर कितना आ गया 62 आ गया। अब 55 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन है, फिर हमें एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़ के हमें इसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, मैं एक लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं एक लैंग्वेज में हिंदी में पढ़ देता हूँ। ठीक है, समझिए। नए इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने के एक आकर्षक में कम टैक्स शामिल है। ये कह रहा है कि लोगों को ना एनकरेज करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदे तो गवर्नमेंट जो है कम टैक्स लेगी। जैसे कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज द्वारा तैयार किए गए एक पेपर में दिखाया गया, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, बताया है कि पेट्रोल ईंधन शुल्क और वाहन पाद शुल्क की लागत औसत पेट्रोल या डीजल कार के लिए प्रति वर्ष लगभग 1,10,000 रुपये है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए यह केवल 32,000 रुपये। देखो, अगर हम पेट्रोल से चला रहे तो 1,10,000 है और बिजली से चलेगी तो 32,000 रुपये है। सुन रहे हो, यह ड्राइविंग की कुल लागत को 71% तक कम कर देते हैं। भाई देख लो, 1,10,000 कहाँ, 32,000 कहाँ। और हरित वाहनों की बढ़ती हुई संख्या से खजाने में टैक्स के रूप में कम धन आएगा, मतलब कम धन उन्हें मिलेगा गवर्नमेंट को। और संस्थान की रिपोर्ट ने बोला कि अगर 2030 तक 1,000 बिलियन, 2035 तक 2,000 बिलियन और 2040 तक 3,000 बिलियन रुपए ट्रेजरी के रूप में कम प्राप्त होंगे। इतना रुपया सरकार को कम मिलेगा। और ड्राइविंग की लागत कम होने के कारण, वो ड्राइविंग की लागत कम होगी तो मोटर चालकों को अधिक ड्राइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और भीड़ भाड़ और भी बदतर हो जाएगी, होगी भी, गाड़ियाँ बहुत चलेंगी। चाहे कोई ड्राइवर पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड या बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन में बैठा हो, ग्रिड लॉक से बहुत अधिक लागत आती है। ठीक है, ये बता रहा है कि जो ग्रिड लॉक होता है उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। तो इंग्लिश में आप देख लेना। और ये एक आर्टिकल लिखा गया, वहाँ से लिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता क्यों देते हैं। जो लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हैं। वाई डू मोस्ट पीपल प्रीफर टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन्हें को टैक्स जो है कम देना पड़ेगा, तो बी आंसर हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहन से ड्राइविंग लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाती है। तो देखो पैसेज में से था, ठीक है, तो कितना 71%। ठीक है, उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप शुरू में जो आपको टाइम मिलेगा ना 20 मिनट, उसमें यही क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट ये कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की मांग बढ़ने से पेट्रोल वाहन की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ पेट्रोल व्हीकल ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। बहुत सिंपल है, डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि आपको कथन पढ़ने हैं दोनों और फिर इसका उत्तर देना है। तो इंग्लिश हिंदी में देख लीजिए, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, दोनों में पढ़ दूंगा, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों से भविष्य में वाहनों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक लिखा है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन से ड्राइविंग की लागत बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हाईली इंक्रीज द नंबर ऑफ व्हीकल इन फ्यूचर, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स आ जाएंगे मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग, ये बिल्कुल गलत है, कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग कम होती है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो कौन सा होगा इसमें, सी। फिर 59 है, ये भी वही असर्शन वाली है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में पेट्रोल या डीजल वाहन की उत्पाद शुल्क की लागत कम होती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। आप जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक वाहनों की जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी, है ना, तो ये तो हमें साफ दे रखा गलत है। और ये कह रहे इलेक्ट्रिक वाहन पर सरकार कम टैक्स लगाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इंग्लिश में है, पेट्रोल और डीजल व्हीकल हैज़ लोअर कॉस्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बिल्कुल गलत लिखा है।
गवर्नमेंट इम्पोजिट लोअर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, क्योंकि पहला वाला गलत है, बाद वाला सही है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरित वाहनों की बढ़ती हुई संख्या से खजाने में टैक्स के रूप में कम धन आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये कह रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार टैक्स नहीं लगाती, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। इंग्लिश में देखो, विद इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रीन व्हीकल लेस मनी विल कम इन फॉर्म ऑफ टैक्स और टैक्स इन द ट्रेजरी, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये गलत है। तो जब ए सही है आर गलत है तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। कितने सही निकले आप बता सकते हैं, अगर जो पूरे शुरू से एंड तक वीडियो देख रहे थे। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके भी देखा कोई बात नहीं, वो भी बता सकते हैं। और बैटरी भी ऑफ होने वाली है और आज की वीडियो भी जो कर रहा है इसमें कंप्लीट हो गई। आपसे फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका लास्ट का सी था।